गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करते हैं 12th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना। ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा टिपिकल है। स्टार्ट करते हैं। 2 इक्वल यूनिफॉर्म रॉड्स AB एंड AC ईच ऑफ वेट W आर स्मूथली हिंज्ड एट A। देखो, 2 रॉड्स हैं AB एंड AC, दोनों इक्वल रॉड्स हैं, दोनों का वेट इक्वल है। एक रॉड AB का वेट W लिया तो AC का भी मुझे लेना पड़ेगा W। वेट हमेशा मिड पॉइंट पर एक्ट करते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। लेट E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। और स्मूथली ज्वाइंड एट A यानी किसका काम कर रही है? हिंज का। आपको दे भी रखा है स्मूथली हिंज्ड एट A and placed in vertical plane with the ends B and C resting in smooth horizontal plane। उसके बाद जो इनके अदर एंड्स है B and C वो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन के कांटेक्ट में है, तो इन पर रिएक्शन आएगी। अभी तक की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तो देखो, दोनों रोड्स इक्वल हैं, सिमेट्रिकल है, तो मेरे पास दोनों पर रिएक्शन जो है फ्लोर पर जो परपेंडिकुलर रिएक्शन आती है, प्लेन पर जो परपेंडिकुलर रिएक्शन आनी है वो सेम आनी चाहिए। लेकिन स्टूडेंट्स, आपको आगे की स्टेटमेंट पढ़ के ही पता लगेगा कि ये सिमेट्रिकल फिगर नहीं है, तो मैं दोनों पर सेम रिएक्शन नहीं ले सकती। एक पे मुझे R लेनी पड़ेगी और एक पर S। तो देखो, आगे पढ़ के पता लगेगा। इक्विलिब्रियम इज प्रिजर्व्ड बाय ए स्ट्रिंग विच अटैचेज C टू द मिडल पॉइंट ऑफ AB। C को मिडल पॉइंट ऑफ AB से ज्वाइन किया गया विद द हेल्प ऑफ ए स्ट्रिंग। देखो, दिस इज द C, E इज द मिडल पॉइंट ऑफ AB, इसको ज्वाइन किया गया विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रिंग। अब देखो, AB रोड के हिसाब से देखूंगी तो डायरेक्शन टेंशन की डाउनवर्ड आएगी और AC के हिसाब से देखूंगी तो अपवर्ड। मैंने यहाँ ड्रॉ सिर्फ एक ही डायरेक्शन की है, क्योंकि कैलकुलेशन में मैं रोड AB से काम करूँगी, AC से नहीं करूँगी। जब मैं रोड AB से काम करूँगी तो मुझे ये वाली डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। दूसरी मैंने इसलिए ड्रॉ नहीं की ताकि क्राउडिंग ना हो जाए क्वेश्चन में। क्राउडिंग से जो क्लैरिटी नहीं हो पाती, इसलिए नहीं की। आप चाहो तो दूसरी डायरेक्शन AC की वजह से T की डायरेक्शन ऐसे अपवर्ड आ जाएगी। Show that the tension of the string and the reaction of rods at A। क्या कहा है? टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग T एंड जो A है, A पर हिंज पर रिएक्शन होगी, उस रिएक्शन के बारे में बोला है कि दोनों टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग एंड रिएक्शन ऑफ रॉड्स एट A आर बोथ इक्वल टू दिस टर्म। यानी कि T और जो हिंज पर रिएक्शन है दोनों इक्वल होंगी और दोनों की वैल्यू क्या होगी? 1/4W √1 + 9 cot square अल्फा। मीन्स प्रूव करना है रिएक्शन एट हिंज A इज इक्वल टू टेंशन T इज इक्वल टू दिस टर्म, and that each is inclined at an angle tan inverse 1/3 tan alpha to the horizon, where alpha is inclination of either rod to the horizon। रोड का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल अल्फा, दिस एंगल इज अल्फा एंड दिस एंगल इज अल्फा। फिर उसने बोला कि ईच इज इंक्लाइंड, ईच किसके लिए यूज किया? टेंशन के लिए और रिएक्शन एट द हिंज के लिए। मीन्स जो T है, जो टेंशन है, आपको प्रूव करना है इज इंक्लाइंड इंक्लाइंड एट एन एंगल दिस टू द हॉरिजॉन्टल। थोड़ी देर के लिए सपोज करते हैं टेंशन का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा है, तो मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/3 tan अल्फा। तो दूसरा क्या प्रूव करना है? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/3 tan अल्फा। दूसरा एक चीज़ और देखनी, पता करनी है आपको कि यही थीटा जो है एंगल आपका जो रिएक्शन एट द हिंज का होगा वो भी आपका सेम ही होगा। तो मेरे हिसाब से आपको स्टेटमेंट समझ आ गई होगी। अब देखो, जो फिगर है उसमें AB के मिडल पॉइंट को तो C से टाई कर दिया, लेकिन AC के मिडल पॉइंट को B से टाई नहीं किया। इट मीन्स ये सिमेट्रिकल फिगर नहीं है, इसीलिए मैंने एक पर रिएक्शन R ली और एक पर रिएक्शन S ली है। ये आपके मिड पॉइंट से ज्वाइन किया था तो मीडियन बना। एक मीडियन मैंने खुद से ड्रॉ कर दिया, M इज द मिड पॉइंट, ठीक है। तो G सेंट्रोइड होगा, सेंट्रोइड होगा तो इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा? 2:1 की रेशियो में। आगे करते हैं, देखो इस क्वेश्चन को। देखो, सबसे पहले ये एंगल ही निकाला है मैंने।
टेन थीटा, ये आपने एक क्वेश्चन एक पहले भी किया है, आई थिंक आपने ये जो किया था इससे पहले 10th क्वेश्चन में किया था, सेम 10th या 11th में किया था, उसी तरह से है टेन थीटा। देखो अब क्या करो, ये वाली राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, दिस वन GMC, ये वाली राइट एंगल ट्रायंगल लेती हूँ, टेन थीटा निकालूंगी, परपेंडिकुलर ओवर बेस मीन्स GM अपॉन MC। GM क्या है, G सेंट्रोइड है तो 2:1 की रेशो में डिवाइड करता है, यानी कि 2 पोर्शन ऊपर और 1 पोर्शन नीचे, तो GM को लिख सकती हूँ इट इज़ द 1/3 ऑफ AM, तो GM इज इक्वल टू 1/3 1/3 ऑफ AM। एंड MC को तो मैंने एज इट इज लिखा हुआ है, आल्सो 10 अल्फा देखो अल्फा पूरा एंगल है, अब ऐसी राइट एंगल ट्रायंगल ले लो जिसके अंदर ये अल्फा आ जाए, तो कौन सी ट्रायंगल ले लेती हूँ मैं, AMC, बड़ी ट्रायंगल ले लूँ, तो 10 अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस मीन्स AM अपॉन MC, 10 अल्फा आ जाएगा, 10 थीटा 10 अल्फा दोनों को डिवाइड कर दो, AM/MC से AM/MC कैंसिल हो गया, 1/3 आया, तो 10 थीटा इज इक्वल टू 1/3 10 अल्फा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 10 इनवर्स 1/3 10 अल्फा। एक तो आपको प्रूव करना था, थीटा आपको ये आना चाहिए, वो आ गया है। अब निकालते हैं रिएक्शन एट द हिंज एंड टेंशन T। उसके लिए क्या करोगे स्टूडेंट्स, हम मूवमेंट लेते हैं, सबसे पहले मूवमेंट लेते हैं होल सिस्टम का C के अबाउट, ठीक है। अब AB के अबाउट भी, अभी आप C का अबाउट छोड़ो, पहले मैं AB के अबाउट, क्योंकि मैंने आपको बताया था कोशिश करते हैं पहले एक रोड का लेने की, नहीं होता है तो सिस्टम का बाद में लेते हैं। पहले मैं लेती हूँ टेकिंग मूवमेंट ऑफ रोड AB अबाउट A। AB का मूवमेंट लेते हैं, A के अबाउट मैंने क्यों लिया है, इसका रीज़न मैंने पहले भी आपको समझाया है, क्योंकि मुझे ये तो पता है A पर रिएक्शन है, लेकिन उस रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है ये मुझे नहीं मालूम, और जब तक मुझे डायरेक्शन नहीं पता होगी तो मैं इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं निकाल सकती, मीन्स मैं A पर जो रिएक्शन है उसका मोमेंट फाइंड आउट नहीं कर सकती। पर मुझे AB का जब मोमेंट निकालना है रोड AB का, तो अगर मैं A के अलावा किसी और पॉइंट पे लूँगी तो मुझे उसका भी मोमेंट निकालना पड़ेगा, हिंज वाले फोर्स का, उसकी डायरेक्शन मुझे नहीं पता, तो बेटर है मैं किसके अबाउट निकाल लूँ, A के अबाउट, ताकि उसका मोमेंट क्या हो जाएगा, 0। तो इसीलिए लिखा है टेकिंग मोमेंट ऑफ रॉड AB अबाउट A। AB के ऊपर कितने फोर्स हैं, R, W, T और एक रिएक्शन एट द हिंज A। रिएक्शन एट द हिंज A का तो 0 हो जाएगा, इन तीन का निकालते हैं। पहले R देखो, दिस फोर्स इज R, पॉइंट ये, इस R को आगे बढ़ा दो ऐसे, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, दिस वन इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके इक्वल है, BM के, तो क्या बनेगा मोमेंट R इंटू BM। और जब इसको आप रोटेट करोगे तो किस डायरेक्शन में जा रहा है ये, क्लॉकवाइज मीन्स नेगेटिव, तो क्या फोर्स बना ये माइनस R इंटू BM प्लस W। देखो ये W फोर्स है, ये पॉइंट है, इसको मैं पीछे बढ़ा दूँ तो ये आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगी, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके इक्वल है, LM के। तो फोर्स मूवमेंट बना W इंटू LM। जब आप इसको रोटेट करोगे तो किस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज मीन्स पॉजिटिव आ जाएगा, तो मूवमेंट क्या आया, W इंटू LM प्लस T। हाँ जी, अब इस T को देखते हैं, ये आपके पास T फोर्स है, ठीक है। ये आपके पास पॉइंट, देखो मैं यहाँ इसकी वजह आपको अलग से ड्रॉ करके बताती हूँ, अदरवाइज बहुत क्राउडिंग लगेगा, आपको समझ नहीं आ पाएगा। इस तरह से आपकी ट्रायंगल है ABC, ये E आपका मिड पॉइंट है, इसको अपने C से ज्वाइन किया हुआ है, दिस इज़ द T फोर्स। अब क्या करते हो, और एंगल भी देख लेते हैं, दिस एंगल इज थीटा एंड दिस एंगल इज अल्फा, पूरा का पूरा एंगल अल्फा, तो ये सिर्फ ऊपर वाला एंगल कितना रह गया, अल्फा माइनस थीटा, जस्ट ये वाला एंगल, दिस एंगल इज, इस एंगल की क्या वैल्यू है, अल्फा माइनस थीटा। अब देखो हम क्या लेते हैं, ये फोर्स है आपका, ये पॉइंट है, पॉइंट से फोर्स तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सपोज करो मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आप क्या लिखोगे, T इंटू दिस टर्म, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है आपके पास, तो इस ट्रायंगल से इस परपेंडिकुलर को निकाल लो, परपेंडिकुलर के सामने वाला ये हाइपोटेन्यूज का काम करेगा, ये बेस का काम करेगा, ये परपेंडिकुलर का, तो आपको पता है एंगल के साथ वाली टर्म कॉस में आती है, सामने वाली साइन में, तो आपकी क्या टर्म बनेगी, AC साइन ऑफ दिस एंगल,
ठीक है। तो ये कितनी आ जाएगी, ए सी साइन अल्फा माइनस थीटा। ए सी साइन अल्फा माइनस थीटा निकालूंगी तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगी। और मैंने जो है यहाँ ड्रॉ इसलिए नहीं किया क्योंकि क्राउडिंग हो जाती है, आपको नहीं समझ आता तो आप जनरली कुछ कहीं पर भी ले सकते हो, बाहर भी ले सकते हो, ऐसे परपेंडिकुलर यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकते हो। मान लो मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया तो आप इस ट्रायंगल से निकालो तो क्या आ जाएगा, वो ए सी साइन ऑफ दिस एंगल इज अल्फा माइनस थीटा। तो ये बनेगा आपके पास, देखो ए सी साइन अल्फा माइनस थीटा इज इक्वल टू 0 माइनस आर, बी एम निकालना था, बी एम के लिए क्या करो, ये वाली राइट एंगल ट्रायंगल ले लो तो सीधा सीधा आ जाएगा यहाँ से ए बी कॉस अल्फा। तो दिस इज ए बी कॉस अल्फा प्लस एल एम। एल एम आपको निकालना है, एल एम को लिख सकती हूँ बी एम माइनस बी एल। तो देखो ये लिखा हो बी एम माइनस बी एल प्लस टी, ये टर्म एज इट इज लिखा ए सी साइन अल्फा माइनस थीटा। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, माइनस आर ए बी कोस अल्फा प्लस डब्ल्यू बी एम तो देखो अभी ऊपर यहाँ निकाला था, ए बी कोस अल्फा, ये बी एम की तो वैल्यू थी वो एज इट इज लिख दी, माइनस बी एल ये छोटे वाले ट्रायंगल नहीं, ये क्या आएगा बी ई कॉस अल्फा, इस वाली ट्रायंगल से निकालूंगी। लेकिन बी ई क्या है, ई मिड पॉइंट है, बी ई इज हाफ ए बी, बी इज इक्वल टू हाफ ए बी, तो लिख सकते हो दिस डिस्टेंस इज हाफ ए बी कॉस अल्फा। तो यहाँ से मैंने लिखा बी एल की जगह हाफ ए बी कॉस अल्फा प्लस ए सी, दोनों रोड्स इक्वल है तो ए सी की जगह भी ए बी लिखा, साइन अल्फा माइनस थीटा। ए बी को कॉमन लेके कैंसिल कर दो, राइट साइड 0 है तो ये टर्म बनेगी माइनस आर कोस अल्फा प्लस ये कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा बाई 2 तो कोस अल्फा बाई 2 प्लस टी साइन अल्फा माइनस थीटा 0। अब स्टूडेंट्स देखो यहाँ 3 वेरिएबल आ गए, आर डब्ल्यू टी हो गया सोल्व। उसके बाद अगर मैं ए सी का मूवमेंट लेती हूँ, ठीक है, अगर मैं रोड ए सी का मूवमेंट लेती हूँ, ए के अबाउट ही लेना पड़ेगा क्योंकि ए पे रिएक्शन मुझे नहीं मालूम। अगर मैं ए के अबाउट मूवमेंट लेती हूँ तो आप ध्यान रखना, तो आपके पास वेरिएबल्स कितने हो जाएंगे, बिल्कुल इसी तरह सोल्व करोगे जैसे आर डब्ल्यू टी में रिलेशन आ गई, ऐसे ही रिलेशन आ जाएगी एस डब्ल्यू टी में। तो स्टूडेंट्स उसका भी लेने का फ़ायदा नहीं है। इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन करवाया था ना उसमें यहाँ पर भी आर था, तो फ़ायदा क्या हुआ था, एक बार मैंने ए बी का लिया और एक बार मैंने ए सी का लिया, तो इसमें भी आर डब्ल्यू टी, मान लो यहाँ आर होता, आर डब्ल्यू टी में रिलेशन आती, ठीक है, तो वहाँ आपके पास जो पहले 3 वेरिएबल थे वही सेम वेरिएबल आ जाते, तो आपस में सॉल्व करके कुछ रिजल्ट निकल जाता। लेकिन यहाँ अगर आप ए सी का लेते हो तो उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है। और बेनिफिट क्यों नहीं होगा मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे दूसरी लेने से एक वेरिएबल और बढ़ जाएगा, एस और आ जाएगा जिस एस की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वही हमें, क्योंकि हमें देखो काम करना है सिर्फ डब्ल्यू टी में, मीन्स आर को हटाना है, और इसके ए सी का मूवमेंट लेती हूँ तो मेरे पास आर हट नहीं रहा बल्कि ऊपर से एक एस और एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इसको लेने का फ़ायदा नहीं है। अब दूसरी बात आती है, नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, होल सिस्टम का मूवमेंट ले सकते हो। होल सिस्टम का मूवमेंट ऐसे पॉइंट के अबाउट लो जिसमें से मैक्सिमम फोर्स पास हो रहे हैं। देखो सी से 2 फोर्स पास हो रहे हैं। अब यहाँ आप ये मत कहना कि रिएक्शन एट द हिंज की प्रॉब्लम आएगी अगर मैं सी के अबाउट लेती हूँ, नहीं आएगी, क्योंकि देखो ए बी की वजह से जो हिंज पे रिएक्शन होगी वो बैलेंस हो जाएगी ए सी की वजह से, क्योंकि ए सी लेफ्ट साइड है, ए सी राइट साइड है, तो ए सी की वजह से जो भी हिंज की रिएक्शन होगी, जो भी उसकी डायरेक्शन होगी, सेम वैल्यूज AC की वजह से आएगी लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो मैं बोल सकती हूँ रिएक्शन एट द हिंज A ड्यू टू रोड AB इज बैलेंस्ड बाय द रिएक्शन एट द हिंज ड्यू टू रोड AC। तो अगर मैं होल सिस्टम का मूवमेंट लेती हूँ तो मुझे A पर रिएक्शन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि A पर रिएक्शन होल सिस्टम के केस में 0 है, ठीक है। तो मैं लेती हूँ टेकिंग मूवमेंट ऑफ होल सिस्टम अबाउट पॉइंट C के अबाउट लेने से 2 फोर्स का तो 0 हो जाएगा, T का और S का तो 0 हो गया। कौन से बचेंगे, आर डब्ल्यू डब्ल्यू, और आर डब्ल्यू डब्ल्यू अगर आपके पास बच गई, देखो आपके पास रिलेशन थी आर डब्ल्यू टी में आ चुकी है और आर डब्ल्यू की रिलेशन आ गई, वहाँ से आप आर की वैल्यू निकाल के पुट कर देना, डब्ल्यू ओ टी में आ जाएगी, आपको डब्ल्यू ओ टी में ही तो प्रूव करनी है चीज़, ठीक है। तो हम नेक्स्ट करते हैं टेकिंग मूवमेंट ऑफ होल सिस्टम अबाउट सी। मैंने ये जब क्वेश्चंस किया हुआ इसमें पहले निकाल रखी है, ठीक है। अभी करवाते वक्त आपको इसलिए नहीं बताई ताकि आपको बाकी क्वेश्चन की कंपैरिजन में समझ आ जाए कि इसमें मैंने अलग क्यों किया है। टेकिंग मूवमेंट ऑफ होल सिस्टम अबाउट सी लिया लेते हैं, देखो आर
इस आर का इस पॉइंट के अबाउट लेना है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी बन रही है, बी सी, आर इंटू बी सी। डायरेक्शन देख लो, ये फोर्स है, ये पॉइंट है, आप ऐसे रोटेट करोगे क्लॉकवाइज मीन्स नेगेटिव, माइनस आर बी सी। डब्ल्यू का दोनों का देख लेते हैं। देखो इस डब्ल्यू का देखोगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल सी, तो एक तो आ जाएगी डब्ल्यू इंटू एल सी। इस डब्ल्यू का देखोगे डब्ल्यू इंटू एन सी। डायरेक्शन दोनों की ही एंटी क्लॉकवाइज है, इसकी भी एंटी क्लॉकवाइज है, इसकी भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो दोनों पॉजिटिव रहेगा। तो एक आया डब्ल्यू एल सी, एक आया डब्ल्यू एन सी इज इक्वल टू 0। उसके बाद आर बी सी को राइट पे ले गई, इन दोनों में से डब्ल्यू कॉमन लिया, एल सी प्लस एन सी, डब्ल्यू एल सी एन सी। ये एन सी और बी एल इक्वल है, क्योंकि ये मिड पॉइंट से हमने डाले थे, दोनों रोड इक्वल थी, सिमेट्रिकल फिगर है, तो इस एन सी की जगह भी मैं क्या लिख सकती हूँ, बी एल। तो नेक्स्ट स्टेप में एन सी की जगह बी एल लिखा, इज इक्वल टू आर बी सी, डब्ल्यू एल सी प्लस बी एल, एल सी प्लस बी एल दोनों को ऐड कर दो तो आपके पास क्या बन जाएगा, बी सी। बी सी से बी सी कैंसिल हुआ, मीन्स डब्ल्यू इज इक्वल टू आर, और वी कैन से आर इज इक्वल टू डब्ल्यू। तो देखो स्टूडेंट, उसके बाद हमने ए बी रोड, ए बी का मोमेंट अबाउट ए लिया था, ऊपर से आर की वैल्यू पुट कर दो। आपको निकालना टी है, टी को लेफ्ट पे रखो, बाकी सारी टर्म को राइट पे ले जाओ। देखो टी को लेफ्ट पे रखा है, बाकी को राइट पे ले गए, सॉल्व किया तो हम यहाँ तक पहुँच गए। उसके बाद देखो जो आपको प्रूव करना है, प्रूव करने में थीटा नहीं चाहिए, अल्फा चाहिए, ठीक है। लेकिन मेरे पास टेन थीटा की वैल्यू है, तो यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं। इस या तो देखो दो तरीके हैं, इसको जैसे सॉल्व, पहले इसको सॉल्व कर लो। साइन अल्फा माइनस थीटा का फॉर्मूला, साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाया, साइन अल्फा कोस थीटा माइनस कोस अल्फा साइन थीटा। अब यहाँ से आपके पास दो तरीके हैं कि इस टेन थीटा से आप साइन थीटा कोस थीटा निकाल के पुट कर दो यहाँ, या फिर जो ये कोस थीटा साइन थीटा है इसको किस में कन्वर्ट कर दो, टेन थीटा में। मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस ट्रायंगल बना के कन्वर्ट करके दिखाया, कुछ ऐसे डायरेक्ट कर दिए। पिछला क्वेश्चन आई थिंक मैंने ट्रायंगल बना के ऐसे करके दिखाया था, इसको मैंने डायरेक्ट कर दिया। मैंने देखो क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दो कॉस अल्फा कॉस थीटा से, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को इस टर्म से डिवाइड कर दो। न्यूमरेटर को डिवाइड करूंगी, कॉस अल्फा से कॉस अल्फा कैंसिल, 1/cos थीटा क्या बन जाएगा, सीकेंड थीटा। डिनोमिनेटर को डिवाइड करो, साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा, टेन अल्फा, और कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस कॉस अल्फा कैंसिल हो जाएगा, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या बनेगा, टेन थीटा। सीकेंड थीटा को लिख सकती हूँ मैं 1 + tan स्क्वायर थीटा अंडरूट, ठीक है। अब देखो सारी टर्म 10 में आ चुकी हैं। 1 + tan थीटा की वैल्यू थी, क्या वैल्यू थी हमारे पास tan थीटा की, देखो यहाँ tan थीटा की वैल्यू थी 1/3 tan अल्फा, ये वैल्यू यहाँ से पुट कर दो। इस tan थीटा की पुट करी 1/3 tan अल्फा, यहाँ भी देखो पुट किया, इसको सॉल्व किया, स्क्वायर किया, tan स्क्वायर अल्फा बाई 9, ठीक है। इसमें सॉल्व किया, tan अल्फा कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 1 - 1/3 डेट इज 2/3। 9 एलसीएम लिया, 9 + tan स्क्वायर अल्फा, रूट से 9 + tan स्क्वायर अल्फा, और नीचे आपके पास आएगा 3, ठीक है। और ये वाला 3, क्योंकि नीचे आएगा तो 9, लेकिन 9 का रूट लोगे 3, वो 3 ये 3 कैंसिल हो जाएगा दोनों, तो यहाँ बचेगा 2 tan अल्फा। उसके बाद W/4, 2 को इधर ले गए, ठीक है। और ये tan अल्फा को रूट के अंदर ले आओ, तो tan स्क्वायर अल्फा, 9/tan स्क्वायर अल्फा, cot स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर अल्फा यहाँ 1 बन जाएगा। अब ये आपके पास आ गई टी। दूसरा आपको क्या निकालना था कि जो रिएक्शन एट द हिंज है उसकी भी यही वैल्यू होनी चाहिए। देखो स्टूडेंट, यहाँ पर थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन। फॉर द रिएक्शन एट द हिंज ए हम निकालते हैं, रिजॉल्विंग द फोर्सेज हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली फॉर द रोड ए बी। अभी तक आपने इस क्वेश्चन के अंदर फोर्सेस को रिजॉल्व नहीं किया, क्योंकि हमें ज़रूरत ही नहीं लगी। दूसरा, अभी तक जो भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, सभी क्वेश्चंस में हमने पूरे सिस्टम को रिजॉल्व किया है हॉरिजॉन्टली वर्टिकली। स्टूडेंट्स, इसमें मैंने पूरे सिस्टम को अगर मैं रिजॉल्व कर देती तो जो आपको निकालना है वो नहीं आ पाता, क्योंकि अगर मैं मान लो मैं रिजॉल्व करती हूँ, रिजॉल्व हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली फॉर होल सिस्टम, तो रिएक्शन एट द हिंज ए तो 0 ही हो जाएगी, क्योंकि जो ए बी की रिएक्शन, ए बी की वजह से रिएक्शन है वो बैलेंस हो जाएगी ए सी की वजह से।
तो इसी वजह से जब मुझे रिएक्शन एट द हिंज ए निकालनी है, मुझे पता पूरे सिस्टम के लिए वैल्यू 0 है, लेकिन इंडिविजुअली ए बी की वजह से जो हिंज पे रिएक्शन है उसकी अपनी वैल्यू है, ए सी की वजह से जो रिएक्शन है उसकी अपनी वैल्यू, और दोनों वैल्यू सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, तो रिएक्शन एट द हिंज ए जब मैं निकाल लूँगी रोड ए बी की वजह से, तो उसके लिए मुझे रिजोल्व करना पड़ेगा फोर्सेस को, सिर्फ ए बी वाले फोर्सेस को। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। तो रिजोल्व करते हैं। अब देखो ए पर जो फोर्सेस हैं कौन से फोर्सेस हैं, देखो ए पर फोर्सेस हैं आर डब्ल्यू टी और रिएक्शन एट द हिंज ए। रिएक्शन एट द हिंज ए जो भी है मुझे नहीं पता क्या डायरेक्शन है, लेकिन मैंने उसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर देती हूँ, एक एक्स कंपोनेंट में और एक वाई कंपोनेंट में। ठीक है, रिजोल्व मैं करती हूँ एक बार एक्स कंपोनेंट में और एक वाई कंपोनेंट में। उसके बाद देखो क्या लिखा है मैंने, रिजॉल्विंग द फोर्सेज हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली फॉर रोड ए बी, लेट एक्स एंड वाई आर द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन एट हिंज ए ड्यू टू रोड ए बी। अब इसके बाद स्टूडेंट ध्यान से समझना, पहले मैं हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व करती हूँ। देखो आर और डब्ल्यू फोर्स प्योरली वर्टिकल हैं, आप इस चीज़ का ध्यान रखना। जो प्योरली वर्टिकल होते हैं उनका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 होता है, और जो प्योरली हॉरिजॉन्टल होते हैं उनका वर्टिकल कंपोनेंट 0 होता है। अब देखो इस चीज़ को ध्यान से समझना, आर अगर मैं हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व कर रही हूँ तो आर और डब्ल्यू का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये सिर्फ वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इनके 0 हैं। कौन से बचे, एक टी और एक एक्स। अब सिस्टम अगर आपके पास इक्विलिब्रियम सेटअप है तो जो एक्स की वैल्यू है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, जो टी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। ठीक है, अगर मैं टी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखती हूँ तो टी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा, टी कॉस थीटा। ठीक है, आप किसी भी तरह निकाल सकते हो। देखो मैं इसको अलग से ही ड्रॉ करके आपको थोड़ा बताती हूँ, इस तरह से आपको कन्फ्यूज़न होगी। इस तरह से आपका ये टीज आ रहा है। ठीक है, ये एंगल आपका थीटा, ये आपको इस तरह से आपका टी जा रहा है, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मीन्स ये देखोगे तो आप ये जो एंगल है ये एंगल कितना है, 360 माइनस थीटा, तो टी कॉस 360 माइनस थीटा कितना आया, टी कॉस थीटा आ गया आपके पास। तो जो आपका ये टी कोस थीटा है वो किसके इक्वल होना चाहिए, एक्स के, क्योंकि और कोई कंपोनेंट तो हॉरिजॉन्टल है ही नहीं, तो एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, एक्स इज इक्वल टू टी कोस थीटा। आपको करके नहीं दिखाना, आपको सीधा ही लिखना है एक्स इज इक्वल टू टी कोस थीटा। ऐसे ही जब मैं वर्टिकल लिखूंगी, वर्टिकल में देखो फिर वही 4 कंपोनेंट आएंगे, एक तो टी का आएगा टी साइन थीटा। ठीक है, जैसे कोस थीटा था इसी तरह ये क्या आएगा, टी साइन थीटा आएगा। एक आपके पास आएगा टी कोस थीटा, एक आएगा आपके पास टी साइन थीटा। टी साइन थीटा वर्टिकल कंपोनेंट होगा और इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, वाई। ठीक है, वाई इज इक्वल टू आर और डब्ल्यू भी है, लेकिन देखो आर और डब्ल्यू दोनों कैसे थे, इक्वल थे। जितनी आर की वैल्यू थी उतनी ही आपकी डब्ल्यू की वैल्यू थी। आर और डब्ल्यू दोनों इक्वल हैं, तो आर और डब्ल्यू जब मैं वर्टिकली रिजॉल्व करूंगी तो ये एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, क्योंकि एक की डायरेक्शन अपवर्ड है और एक की डाउनवर्ड है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये दोनों आपस में बैलेंस कर देंगे। मीन्स इनकी वजह से जो वर्टिकल कंपोनेंट में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं आएगा। तो टी का वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, टी साइन थीटा। ठीक है, और ए का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो कितना लिया हमने, वाई। मीन्स वाई शुड बी इज इक्वल टू टी साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, y इज इक्वल टू टी साइन थीटा। तो रिएक्शन एट द हिंज कितनी आ जाएगी, अंडरूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू टी। इन दोनों को स्क्वेयरिंग और एडिंग कर दिया। ठीक है, टी आ गई, ये आपको शो करना था। दूसरा इंक्लिनेशन भी देख लो, इंक्लिनेशन ऑफ रिएक्शन एट ए टू द हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू इनकी इंक्लिनेशन निकालने के लिए क्या करते हो, y कंपोनेंट को x कंपोनेंट से डिवाइड कर देते हो, y बाई एक्स। ये कितनी आ गई, tan थीटा, और tan थीटा कितना था, 1/3 tan अल्फा। मीन्स थीटा फिर अगेन कितना आ गया, tan इनवर्स 1/3 tan अल्फा। स्टूडेंट्स थोड़ा सा टिपिकल है ये क्वेश्चन, आप पढ़ के देखना, प्रॉब्लम होती है तो मुझे आप मैसेज कर देना।